Hello, NEET aspirants, welcome to my channel. Today we are going to study the 11th Biology Chapter 1, The Living World. In this video, I have combined the NCERT pages with my notes that are short and concise and some coaching notes that have extra material as well as some important points. इससे क्या होगा, यू विल सी दैट ऑफकोर्स NCERT तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, उसकी एक एक लाइन इट्स कंसिडर्ड एज बाइबल, बट यू कैन सी दैट जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें कितना टू द पॉइंट मैंने जो भी समराइज़ किया है, और उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज़ मैंने सब कुछ एकदम कंसाइज वे में समराइज़ किया हुआ है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उस पर हर वो चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है एक नीट एस्पिरेंट के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए. सो एज़ यू कैन सी कि जो हमारा चैप्टर 1 है, इस पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो काफ़ी ही मतलब पढ़ने में इतना ज़रूरी नहीं है. जो हमारा मेन कंटेंट शुरू होता है वो होता है व्हाट इज़ लिविंग से. सो इस पे जो मेन थिंग जो आइडिया समराइज़ किया गया है वो ये है कि एक लिविंग थिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हम उसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम एक टैग दे सकें. तो उसके बारे में कई सारे पैरामीटर्स इस पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कोई भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करना हुआ, तो ये सब इसमें हम इस पर डिस्कस किया गया है. तो हम एक एक करके सारे पैरामीटर्स को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वो पैरामीटर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करते हैं या नहीं. तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है ग्रोथ. सो इस पे ये देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. इस पे कहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. तो मैंने जो साइड में एरो बनाकर लिखा है वो है इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन, ये जो लाइन लिखी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करता है तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता है जो है इंटरसेप्शन. देन हम आगे देखते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसकी ग्रोथ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अगर उसके मास में इंक्रीज़ हो. जैसे आगे जाके एक एग्जांपल आता है कि अगर कोई रेत का ढेला है तो अगर उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होता जाता है पार्टिकल्स का, तो एक तरह से उसके भी साइज़ में ग्रोथ होता है. सो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास शुड बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ. तो अगर हम देखेंगे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उस पर भी बॉडी मास का इंक्रीज़ होता है, तो हम उसे भी क्राइटेरिया ग्रोथ क्राइटेरिया में रखते हैं. जैसे इस पे दिया है माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स ऑल्सो ग्रो. जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेत के टीले होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन जो वो ग्रोथ है हम उसे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल कहेंगे. जब उस पर मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, जमा होता जाता है, हम उसे ग्रोथ कहेंगे. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंदर से ग्रो करते हैं, दे ग्रो फ्रॉम इनसाइड. तो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज non-living organism can also grow if we see the increase in size. The next parameter we see is reproduction. So reproduction is the characteristics of living organism. We know that reproduction means production of progeny. So in multicellular organism we see that the progeny possessing feature more or less similar to the parents, and it is referred to sexual reproduction. And there are also organisms that produce by asexual means, like fungi that multiplies and spread by asexual spores. And in the lower organism like yeast and hydra we observe budding. Also in planaria, flatworms, we observe the true regeneration. What is regeneration? रीजनरेशन मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट अलग हो जाता है तो एक हर उस पार्ट से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट कर लेता है. जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म के 3 पार्ट्स हो गए तो वो हर उस 3 पार्ट से 3 नए ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर लेगा. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने देखा अमीबा जो है, तो हम उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम अलग अलग टर्म यूज़ नहीं कर सकते. उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम टर्म है. फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस.
तो बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फैक्टर, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उस पर इंक्लूड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, because many organisms that do not reproduce, like mules, sterile worker bees, infertile human couple, they are also living but they cannot reproduce. So the next parameter is metabolism. All living organisms are made of chemicals. हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं वो केमिकल कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हम उन्हें, उनका सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो द केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिकमिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड and changed to some other biomolecules. These conversions are chemical reaction और metabolic reaction. तो जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रही है, जितने भी तरह के रिएक्शंस हमारी बॉडी में टेक प्लेस कर रहे हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। अगर वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, जैसा भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। फिर चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है या माइक्रोब्स है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in body is metabolism. I have told you this. No living object exhibits metabolism. किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी के बाहर कैरी आउट किए जाते हैं सेल फ्री सिस्टम में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में जो भी रिएक्शन कैरी आउट किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म ऐसा पैरामीटर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफाइनिंग फीचर विदाउट एक्सेप्शन प्रूव किया गया है। लेकिन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, जो हमने पढ़ा कि लेबोरेटरी या टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट किए जाते हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। क्योंकि वो बॉडी के आउटसाइड पे कैरी आउट किए जा रहे हैं, इसलिए वो लिविंग भी नहीं है, लेकिन उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी वो ग्रो करते हैं, तो वो नॉन लिविंग भी नहीं है। तो बस एक ये एक्सेप्शन या कहना चाहिए एक क्वेश्चन अराइज होता है। अदरवाइज मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंसिडर किया जाता है। अब जो यहाँ पे लाइन लिखी है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ही है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी सेल फ्री सिस्टम। हमने किसे बोला? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को, यानी जो बॉडी के बाहर हो रहा है। तो जो बॉडी के अंदर होगा तो ऑफकोर्स वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही बोला गया है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। अब चलते हैं नोट्स की तरफ। ये मैंने नोट्स बनाए थे और आप देखेंगे कि इतना समराइज वे में ये लिखा है कि आपको ये 3 पेजेस लगेगा कि पूरे इसमें समराइज़ कर दिए गए हैं। आपको वो 3 पेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जब मेन पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं इस पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, सबसे पहला था ग्रोथ में हमने एक चीज़ पढ़ी कि इंक्रीज़ इन मास एंड इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज ग्रोथ। फिर ग्रोथ के अंदर हमने 2 चीज़ पढ़ी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसे क्या कहते हैं। तो जो इंटरसेप्शन और एक्रेशन है, इंटरसेप्शन एंड एक्रेशन आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ। When there is addition of material and formation of cell inside the organism, it is termed as intussusception. And when increase in size is due to the deposition of material on external surface, it is termed as accretion or extrinsic growth. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन
हम रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा था, उस पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही सिनोनिमस टर्म थे, यानी रिप्रोडक्शन होना और ग्रोथ होना उनके लिए सिमिलर है, क्योंकि इंक्रीज इन सेल, अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक सेल से दूसरा सेल बनाएगा। तो उसके लिए एक सेल से दूसरा सेल बनाना रिप्रोडक्शन भी है और ग्रोथ भी है, क्योंकि वो जो दूसरा सेल बनाएगा तब भी वो यूनिसेलुलर ही रहेगा। तो उसके अलावा फंजाई जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है, प्लेनेरिया जो रीजनरेशन करता है, जो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी प्लेनेरिया के 3 पार्ट्स भी हो जाते हैं, तो अगर हर वो पार्ट अलग हो जाए तो वो हर 3 पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। देन हमने पढ़ा कि ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसमें एक्सेप्शन क्या था कि जो म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते हैं। फिर थर्ड हमारा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी। फिर मेटाबॉलिज्म एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म वो सारे बिल्डिंग अप रिएक्शन हैं जो हमारी बॉडी में टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ हो गया, फोटोसिंथेसिस, मतलब सिर्फ हमारी ही नहीं, ऑफकोर्स प्लांट की भी बॉडी है, तो इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी कंसिडर किया है, यानी हर वो बिल्डिंग अप रिएक्शन जिससे जहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन रिएक्शन है, यानी एक बड़े मॉलिक्यूल से जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, उस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। और फिर हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि टेस्ट ट्यूब में टेक प्लेस करते हैं, सेल फ्री सिस्टम होते हैं जो बॉडी के आउटसाइड कैरी आउट किए जाते हैं, तो वो लिविंग रिएक्शन होते हैं, भले वो लिविंग थिंग के अंदर ना हो। इससे हमारा समराइज हुआ था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देन हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वाला पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है कि अपने सराउंडिंग को सेंस करे और स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करे। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म has the ability to sense their surrounding or environment and respond to the environmental stimulus which could be physical, chemical और biological। हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे 6 सेंसेस हैं, तो हमारे अंदर जो सेंसेस हैं वो हम उनकी वजह से एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स करने की एक पावर होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पावर होती है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स भी होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया हो वो भी रिस्पॉन्ड करता है किसी भी स्टिमुलस पे। अब वो स्टिमुलस कैसे कैसे हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जो कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि अगर कभी बहुत ज़्यादा लाइट हो तो प्लांट्स कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? वो या तो उनकी पत्तियां जल जाती हैं, या वो कोशिश करते हैं कि शेड लेने की कोशिश करते हैं, या अगर वाटर पे अगर उनको डिहाइड्रेशन होता है तो वो उनकी पत्तियां सूख जाती हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पे उनका रिस्पॉन्ड अलग होता है, पॉल्यूटेंट्स होने पे भी अलग अलग रिस्पॉन्ड होता है। तो एक तरह से वो स्टिमुलस पे उनका रिस्पॉन्स है, जो भी पत्तियां झड़ जाना, या पत्तियां का कर्ल हो जाना, या सूख जाना, या जल जाना। फिर ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड मतलब जो सनलाइट की ड्यूरेशन होती है वो प्लांट्स या एनिमल्स किसी के भी रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर होते हैं, विच यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है अवेयर,
तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अवेयर होते हैं सराउंडिंग के, कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा स्टिमुलस है वो उसको लेके रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब हम ये समराइज़ कर सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैरा में हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बीइंग पे जब बात आती है, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। तो जब हम पेशेंट्स देखते हैं जो कोमा में होते हैं, हॉस्पिटल में मशीन से सपोर्टेड होते हैं, क्योंकि वो ब्रेन डेड होते हैं। जो कोमा में पर्सन होते हैं वो ब्रेन डेड होते हैं, लेकिन उनका जो हार्ट और लंग होता है वो मशीन सपोर्टेड होता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। हमने देखा होगा कि जो कोमा में पर्सन होते हैं वो आपको सुन नहीं सकते, वो आपको मतलब कॉन्शियस नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते अपनी सराउंडिंग के, तो उनके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को जो कोमा में होते हैं और शायद कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आते हैं, तो उन्हें हम लिविंग कंसिडर करें या नॉन लिविंग कंसिडर करें। इस जो ये पैराग्राफ है इसका आंसर आपको मेरे नोट्स पे भी है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट पैरा है उसमें इतना कुछ मतलब खास था नहीं, सिर्फ लास्ट की कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे लिखा है कि वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि हमने अभी यहाँ पे ऊपर पढ़ा है। फिर ये लाइन है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, biology is the story of evolution of living organism on earth. All living organism, present, past, future, are linked to one another by sharing the common genetic material but to varying degrees. ये जो लाइन है, ये कुछ लाइन है, ये नीट एग्ज़ाम में आती हैं और कभी कभी क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेलेक्ट करना होता है कि विच इज़ करेक्ट या विच इज़ नॉट करेक्ट या विच इज़ इनकरेक्ट। तो उसमें सीधे सीधे ऑप्शंस में ये एक एक लाइन लिख दी जाती हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो बस उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर अब आगे चलते हैं, अब आते हैं नोट्स पे। कॉन्शियसनेस हमने पढ़ा, तो कॉन्शियसनेस क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड है। फिर लिविंग बींग्स जो कि अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग के, या फिर उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। फिर जो वो वाला क्वेश्चन था कि जो पीपल इन कोमा हैं उन्हें हम लिविंग कंसिडर करें या नॉन लिविंग, तो देखिए उसका क्या आंसर है कि वो फिज़िकली अनकॉन्शियस है बट उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव है, यानी वो बायोलॉजिकली कॉन्शियस है। यानी फिज़िकली अनकॉन्शियस मतलब वो खुद उनके अंदर खुद पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बिकॉज वो ब्रेन डेड होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं जो उसे अलाइव रखते हैं। तो वो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि बायोलॉजिकली वो कॉन्शियस है, बस वो फिज़िकली अनकॉन्शियस है। फिर अगला पैरामीटर है सेलुलर स्ट्रक्चर। ये एक्स्ट्राज में था, वैसे एनसीईआरटी में शायद नहीं है। सेलुलर स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिनके अंदर होता है। होम्योस्टैसिस यानी एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी इंटरनल चेंज, क्योंकि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रेजिस्ट नहीं कर सकता, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वही रेजिस्ट करेगा जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी। फिर अडेप्टेशन, किसी भी इनहेरिटेबल वेरिएशन के प्रति जो अडेप्टेशन होती है, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। जैसे शॉर्ट टर्म यानी जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन जो हमने पढ़ा है कि कोई भी एनिमल शॉर्ट टर्म के लिए अडेप्ट करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चला जाता है। फिर लॉन्ग टर्म यानी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अडेप्टेशन के, वो सब हो गया। फिर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जिनका फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर अगला पार्ट आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग फॉर्म्स, और इसका एनसीईआरटी वर्जन भी देखेंगे, मेरे नोट्स वर्जन भी देखेंगे, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो भी हम उस पर भी जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आता है, या आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है आप वो भी पूछ सकते हैं। और इस जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इसका PDF भी अगर आपको चाहिए वो भी अवेलेबल होगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा।
और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरा चैनल, ताकि आगे भी मैं ऐसे अपने नोट्स और एनसीईआरटी को कंबाइन करके ऐसे अच्छे वीडियोस बना सकूं जिससे आपको नीट प्रिपरेशन में हेल्प मिले। थैंक यू।